गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान क्षति। हमने समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है, समअवयवी है, ये सब अपन ने पढ़े थे। उसके साथ साथ अपन ने नाभिक का माप या नाभिक का आकार पढ़ा था कि नाभिक का आकार कितना होता है द्रव्यमान में और द्रव्यमान संख्या में, आयतन में क्या संबंध होता है और घनत्व किस प्रकार से किसी भी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। अर्थात जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ेगा, अर्थात उसका अगर आयतन बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसकी द्रव्यमान संख्या भी बढ़ेगी। तो घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये बात अपन ने पढ़ ली थी। उसके अगला जो बिंदु है वो है द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति क्या है? अपन ने परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी पढ़ा था, जिसको मैंने बताया था AMU। और एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है? एक AMU मैंने आपको बताया था 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक AMU। और एक AMU में द्रव्यमान कितना मैंने बताया था? एक AMU जो है वो द्रव्यमान होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये अपन ने पढ़ा था। एक AMU बराबर इतना किलोग्राम। AMU एक मात्रक है परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करने का, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे किलोग्राम में व्यक्त न करके AMU में अर्थात एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। और इसमें जो आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान में जो संबंध बताया था E बराबर mc², उसके अनुसार हमने एक AMU कितनी ऊर्जा के बराबर होता है E भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उसी E बराबर mc² के फॉर्मूले से द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु का जब निर्माण होता है, या अपन नाभिक की बात करें, नाभिक में मान लो 3 प्रोटॉन है और 3 ही न्यूट्रॉन है, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, तो इस नाभिक का एक्चुअल जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए? 3 प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के नाभिक का 3 गुना एक प्रोटॉन के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो मैंने आपको बताया था 1.00727 AMU के रूप में बताया था ना। और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.00866 AMU होता है। अब इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 3 से। इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं? 3 से। तो 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उनको अपन जोड़ देंगे, तो वो एक्चुअल में इस नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन जब उस नाभिक को तोला गया, उसके द्रव्यमान का जब मापन किया गया, वास्तव में उसका द्रव्यमान जब निकाला गया, तो वह द्रव्यमान इस मान से कुछ कम प्राप्त हुआ। अर्थात इसमें जितने भी न्यूक्लियॉन हैं उन सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का अगर अपन जोड़ करें तो वह द्रव्यमान उस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा था, जबकि उससे कुछ कम प्राप्त हो रहा था। तो ये जो द्रव्यमान में कमी जो प्राप्त हुई उसी को कहा गया द्रव्यमान क्षति। क्यों? क्योंकि जब भी नाभिक का निर्माण होता है तो उस नाभिक के निर्माण में उन अणुओं को आपस में जुड़े रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा वो कहाँ से लाए? क्योंकि कोई भी न्यूक्लियन इतनी छोटी एरिया में अगर वो जुड़े हुए हैं, अगर वो जुड़े हुए का मतलब एक छोटी एरिया में बंधे हुए हैं, तो वो कब पॉसिबल है? जब उनको बंधने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको ऊर्जा चाहिए, जिसको अपन नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी। तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगी? वो क्या करेंगे? द्रव्यमान में कमी करेंगे, और जितने द्रव्यमान में कमी हुई वह द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था आइंस्टीन में, आइंस्टीन के समीकरण में। ठीक है ना? द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित
हो सकता है। तो जितने भी इन कणों को बंधने के लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो उतनी ऊर्जा द्रव्यमान में कमी के बराबर प्राप्त हो जाती है। उतनी ऊर्जा जो है वो ये द्रव्यमान में कमी करके प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई। और उसी को अपन इसका जो अगला बिंदु पढ़ेंगे अपन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकों के कणों को अर्थात न्यूक्लियनों को बंधने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। और वो किसके बराबर होगी? इस द्रव्यमान में कमी के बराबर होगी। ठीक है। तो यहां पर सभी न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का टोटल जो योग है वो उस नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, जबकि एक्चुअल में नाभिक का द्रव्यमान इन सभी के योग से कुछ कम होता है। और यही कमी क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति कहलाती है, जिसको हम डेल्टा एम के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब मान लो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3 मान लो न्यूक्लियन उसमें होते हैं। अब अगर न्यूक्लियन की संख्या मान लो, प्रोटॉन की संख्या अपन Z लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? Z है। ठीक है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लेते हैं अपन, प्लस न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या में से Z घटाते हैं, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? a माइनस जेड। a माइनस जेड क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या p प्लस n बराबर होता है z, सॉरी z बराबर होता है a। z मतलब प्रोटॉन की संख्या, n मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। आप कैपिटल n से या स्मॉल n से किसी भी n से व्यक्त कर रहे हैं। और a क्या है? द्रव्यमान संख्या, टोटल न्यूक्लियन। ये 9th में पढ़ा है अपन ने, 10th में पढ़ा है, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ी है, ये बात तो आप जानते हैं। ठीक है। ये टोटल न्यूक्लियन है जिसको अपन द्रव्यमान संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब n का मान अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? a में से आप z को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को हमने घटा दिया। तो यहाँ पर ये mn क्या है? सॉरी, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? सिग्मा एम। सिग्मा एम क्या है? ये उस नाभिक का टोटल द्रव्यमान होना चाहिए, जबकि उसको अगर नापा जाए, उसका मापन अगर किया जाए तो उसका टोटल द्रव्यमान इतना प्राप्त नहीं होता है। वो वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है इसका? ये तो वास्तविक द्रव्यमान है। वास्तविक द्रव्यमान। अब उसको अगर मापा जाए, उसको तोला जाए और मापने के बाद अगर अपन उसका द्रव्यमान ज्ञात करें तो वो मान लो हमें कैपिटल एम प्राप्त हो रहा है। कैपिटल एम क्या है? मापित द्रव्यमान। इतना तो हमने अनुमान लगाया कितना होना चाहिए, जबकि वास्तव में उसका प्राप्त हुआ, तोलने पर जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? m। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति जो डेल्टा m है वो टोटल न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग माइनस मापित द्रव्यमान, मापा गया द्रव्यमान। ये किसके बराबर होगा? द्रव्यमान क्षति के बराबर, द्रव्यमान में कमी के बराबर। ठीक है। तो ये तो हुआ द्रव्यमान क्षति कि टोटल न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग व मापित द्रव्यमान में अंतर जो है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब बात करें अपन ऊर्जा की कि ये द्रव्यमान में जो कमी हुई, ये जो द्रव्यमान में कमी हुई ये गई कहाँ? द्रव्यमान में कमी क्यों हुई और ये कहाँ गई? तो यह जो द्रव्यमान में कमी है ये ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात इस द्रव्यमान की ऊर्जा बन जाती है। और वो ऊर्जा कार्य क्या करती है? उन न्यूक्लियनों को बांधे रखने का काम करती है नाभिक के अंदर। ठीक है। तो ये जो द्रव्यमान में कमी है कितनी ऊर्जा के बराबर होगी?
डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर होता है ना, ये डेल्टा एम क्या है, ये द्रव्यमान क्षति है, कितने द्रव्यमान में कमी आई। यहाँ इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख देंगे, सिग्मा एम, ये तो क्या है, मतलब इतना होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियन हमें पता है कितने न्यूक्लियन है, उसमें 10 न्यूक्लियन है, उसमें अगर 5 न्यूक्लियन है तो टोटल द्रव्यमान माइनस कैपिटल एम, ये जब तोला गया, जब मापा गया तब ये प्राप्त हुआ, और ये सी स्क्वायर, ये प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये हमें इसका भी अपन मान रख सकते हैं, इसका डेल्टा एम का, ये डेल्टा एम का मान है, तो इसको भी अगर अपन रखें तो जेड एम पी, ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये टोटल प्रोटॉन हो गए, प्लस ए माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया, माइनस कैपिटल एम, ये क्या है, मापा गया द्रव्यमान, और ये सी स्क्वायर, ये आ गया ऊर्जा, द्रव्यमान जिस ऊर्जा में रूपांतरित हुई वो द्रव्यमान प्राप्त हुआ, और इसे अपन क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यह आपका रहेगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिक को बांधे रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा ये होती है, जिस द्रव्यमान में कमी आई वो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब मान लो किसी भी नाभिक में जो न्यूक्लियन है, अर्थात द्रव्यमान संख्या है, वो मान लो ए है, कितनी भी हो सकती है, वो मान लो ए है, तो यहाँ ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा उन सभी न्यूक्लियनों की कुल ऊर्जा है, ठीक है। अब हमें अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए, प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि मान लो अपन बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के में न्यूक्लियन की संख्या कितनी होती है, 16, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 16 टोटल न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है। तो जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई ये 16 न्यूक्लियनों की है, और हमें अगर एक न्यूक्लियन की चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 का भाग लगा देंगे, और 16 संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या, 16 संख्या क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है ना, और न्यूक्लियन को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए। तो यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को अपन व्यक्त करते हैं बी बार से। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का सिंबल है, इसका प्रतीक है बी बार बराबर डेल्टा ई बटा ए। डेल्टा ई कुल ऊर्जा, जितने भी न्यूक्लियन है सभी न्यूक्लियनों की ऊर्जा, और ये है न्यूक्लियन की संख्या। अगर कुल ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग लगा देते हैं तो एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी है वो पता चल जाएगा। हमें अगर किसी भी नाभिक में से एक अगर न्यूक्लियन बाहर निकालना है तो हमें इतनी ऊर्जा देनी होगी, और हमें पूरे नाभिक को ही तोड़ना है, पूरे नाभिक में सभी न्यूक्लियनों को अगर मुक्त करना है तो हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी, डेल्टा ई, ये टोटल है, और ये एक की है। बात समझ में आ गई। तो अब अपन एक उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का जो मापित द्रव्यमान है वो कितना है, और वास्तव में हम जो अनुमान लगाते हैं कि उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो उसका नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, और नापा गया जो मान है वो कितना है, और उसका अंतर कितना है, द्रव्यमान में कितनी कमी हुई,
वो कितनी ऊर्जा के बराबर है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, वो अपन ऑक्सीजन का एक उदाहरण लेकर करते हैं। ठीक है, वो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कार्बन का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है एएमयू में और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में कितना होता है, ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है वो मैंने आपको बताया था, उस ऊर्जा का मान आप याद रखिए तो आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऑक्सीजन का एक उदाहरण लेकर हम करते हैं। द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा जिसको अपन व्यक्त करते हैं डेल्टा ई से, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को अपन व्यक्त करते हैं बी बार। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा डेल्टा ई बटा ए, इसका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा mc स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें अपन ज्ञात करेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन नाभिक, अब ऑक्सीजन नाभिक में Z का मान कितना है 8, A माइनस Z अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8। ठीक है, MP का मान मैंने बताया था 1.00727 AMU, और Mn एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.00866 AMU, और जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो होता है 15.9905। ये ऑक्सीजन के नाभिक का एक्चुअल जो द्रव्यमान है वो है 15.99053 AMU। ये हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन के परमाणु का नाभिक का द्रव्यमान है। ठीक है, तो अपन ज्ञात करेंगे सबसे पहले डेल्टा एम। डेल्टा एम का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा एम बराबर सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम, ये करते हैं। सिग्मा एम क्या है, सिग्मा एम है टोटल न्यूक्लियनों का टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। वो कैसे निकालेंगे अपन, Z एम पी प्लस A माइनस Z एम एन, ये किसका मान आया सिग्मा एम का, और ये माइनस कैपिटल है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है ऑक्सीजन में 8 गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 प्लस 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 गुणा 1.00866 माइनस ये आपकी संख्या है 15.99053। ये एग्जाम में दी हुई रहेगी। अगर एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आता है तब परमाणु का नाम होगा कि किसके कौन से परमाणु का नाभिक है,
और उसका जो मापित द्रव्यमान है वो कितना है वो आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, बाकी ये दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी आपको संभवतः याद होनी चाहिए। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसमें कितने ये आपको तत्व दे दिया जाएगा। जैसे ये दे दिया ऑक्सीजन 8 और 16, तो यहां से आप पता कर सकते हो कि प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। ठीक है ना, नाइट्रोजन 7 और 14, कार्बन 6 और 12। तो ये अगर दे दिया जाए तो आप पता कर सकते हो पी जेड कितना होगा और ए माइनस जेड कितना होगा। तो यहाँ आप ये वैल्यू जब निकालोगे तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8.05816 प्लस 8. इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 8.06928 माइनस 15.99053। इन सभी को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 16.12744 12744 माइनस 15.99053। यहाँ गुणा कर लोगे 8 से, इसको 8 से गुणा किया, इसको 8 से गुणा किया, दोनों का आप ऐड कर लो, दोनों का आप जोड़ लोगे और अब आप इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.136921 9 AMU द्रव्यमान है तो इसका मान आएगा AMU। ये आपका मान आ गया डेल्टा M। अर्थात हमने जो मान ज्ञात किया प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से, वो जो वैल्यू आई वो इतनी आई, जबकि एक्चुअल में जब उसको मापा गया तो वो मान कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। तो देखो अंतर आ गया। और मापित मान जो है वो वास्तविक मान से कम होता है, और ये जो कमी है यही द्रव्यमान क्षति कहलाती है, जो ऊर्जा में रूपांतरित होती है। समझ में आ गया सबके? तो ये जो मान प्राप्त हुआ, ये द्रव्यमान में कमी कितनी ऊर्जा के बराबर होगी। अब हमें ऊर्जा निकालना है, और ऊर्जा की वैल्यू निकालने के लिए अर्थात डेल्टा ई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, मैंने आपको बताया था एक AMU कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर डेल्टा ई बराबर डेल्टा MC²। ठीक है, और इसको अपन डायरेक्ट अगर करते हैं तो डेल्टा ई बराबर 0.13691 गुणा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जब अपन गुणा करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 127.53 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग कितने न्यूक्लियन है, 16 न्यूक्लियन। तो 16 न्यूक्लियनों की कुल ऊर्जा है। ठीक है, अब अगर हमने ये ज्ञात कर लिया, द्रव्यमान क्षति हमने ज्ञात कर ली, वो कितनी प्राप्त हुई ये, और ये प्राप्त हुई 0.13691। और हमने नाभिकीय बंधन ऊर्जा टोटल न्यूक्लियन 16 है, उन 16 की हमने ऊर्जा ज्ञात की, तो वो हमें प्राप्त हुई 127.53 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, और टोटल हमारे पास में न्यूक्लियन कितने हैं, 16। तो यहां अगर अपन
बी बार का मान ज्ञात करें तो डेल्टा ई बटा ए। डेल्टा ई का मान कितना है 127.53 अपॉन में 16। ये हमें प्राप्त होगा बी बार का मान। और इसको अपन जब डिवाइड करते हैं तो प्रति न्यूक्लियन जो हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है ऑक्सीजन की वो होती है 7.968। 7.968 ये एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। इसी प्रकार हम सभी परमाणुओं के नाभिकों की बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और जब ये देखा गया, जब ये प्राप्त हुआ, सभी जो नाभिक हैं परमाणुओं के उन सब की द्रव्यमान क्षति का मान ज्ञात किया गया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात की गई, तो ये देखा गया कि इसमें जो लोहा है, जो आयरन है, वह सबसे स्थायी तत्व प्राप्त होता है। स्थायी तत्व का मतलब है कि उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो प्राप्त हुई वो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, वो 8 पॉइंट समथिंग उसका मान प्राप्त हुआ और सभी परमाणुओं में सबसे स्थायी तत्व माना गया आयरन को, लोहे को। तो हम यहाँ पर ये हमें प्राप्त कैसे हुआ, हम कैसे हमने ज्ञात किया, इसमें आरेख बनाया गया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात की गई सभी परमाणु क्रमांकों की और उनके द्रव्यमान संख्या में और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में ग्राफ खींचा गया और उस ग्राफ से हमें यह ज्ञात हुआ कि सबसे स्थायी जो तत्व है वो लोहा होता है और द्रव्यमान संख्या जो 20 है, 20 से कम जो द्रव्यमान संख्या वाले तत्व हैं, जैसे स्टार्टिंग के आपकी आवर्त में जो स्टार्टिंग के तत्व हैं, उन तत्वों में भी कुछ उतार चढ़ाव रहता है उनके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में। जैसे हाइड्रोजन पहला तत्व है, उसकी जो बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, वो लगभग 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर हीलियम का अचानक जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो बढ़ जाता है। फिर लिथियम है तो लिथियम का फिर वापस कम हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त किया गया और ग्राफ प्राप्त किया गया तो ये देखा गया कि जो द्रव्यमान संख्या है 4, 12, 16 और भी आगे कुछ तत्व ऐसे प्राप्त हुए जो अपने आसपास के तत्वों से ये ज्यादा स्थायी होते हैं। ये अपन अभी ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे अभी, तब हम इसमें देखेंगे कि लगभग ये जो परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनमें इनके आसपास के तत्वों से ये तत्व ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अगला जो बिंदु है हमारा वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में आरेख, जिसे बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। बंधन ऊर्जा वक्र ये किसके मध्य है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी बार व द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए के मध्य। बी बार और कैपिटल ए के मध्य जो प्राप्त ग्राफ है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं।
यहाँ पर हम लेंगे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और यहाँ हम लेंगे द्रव्यमान संख्या 1। ये है बी बार प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसमें यहां से ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग प्राप्त होता है तो अपन 9 तक इसका जो ग्राफ है वो लेंगे। ठीक है, यहां पर अपन लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और आगे। यहां से हम देखते हैं कि ये द्रव्यमान संख्या 20 है। द्रव्यमान संख्या 20 से कम तत्व वाले जो परमाणु हैं, जो नाभिक हैं, उनमें यहां से स्टार्ट होता है आपका 1.1 हाइड्रोजन परमाणु का। मैंने भी बताया हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो 1.1 होती है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 के जस्ट ऊपर से। ठीक है, फिर हीलियम का होता है लगभग 7। तो यहां से ये जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये फिर हीलियम के लिए है। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में 6 से थोड़ा कम, ये लिथियम का हो जाएगा। लिथियम के बाद फिर कार्बन के बाद फिर कम, फिर ये ऑक्सीजन और फिर कम, ऐसे यूं करके। और ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं, देखो ये वाले, ये शिखर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये शिखर वैल्यू स्थायी तत्वों की है, जिनके प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो इनके आसपास वाले तत्वों से ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे करके फिर आगे यूं, और फिर धीरे यहाँ पे जो आयरन है उसके बाद धीरे धीरे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये आरेख जो है आपका इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसका डिटेल में या इसको पूरा जो आरेख है अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप ये जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ये आप निकाल के देखना, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं और पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको करने की कोशिश करना। धन्यवाद।